कमला का पति हमेशा चाहता था कि उसे बेटा ही हो, पर सोचा हुआ काम जरूरी नहीं कि हो। हम जो सोचते हैं, चाहते हैं, अगर हर चीज़ हमें मिलने लगे तो दुनिया स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। कमला ने एक बेटी को जन्म दिया। कमला तो अपनी बेटी पाकर बहुत खुश थी, पर उसका पति, वह तो बेटी के जन्म को सुनकर ही क्रोध में आ गया और कमला को परेशान करने लगा। एक दिन इसी गुस्से में आकर वह कमला को मारने लगा। कमला रो रही थी। उसके करुण रुदन को सुनकर बगल वाली बुआ आ गईं और उन्होंने कमला के पति रघु को समझाया कि यह तू ठीक नहीं कर रहा। अरे अभी नहीं तो आगे बेटा हो जाएगा, इसमें कमली की क्या गलती। रघु दिहाड़ी करता था, आधे पैसों की शराब पी लेता था, पर क्या मजाल वह कमला को किसी से बात भी करने दे, ना घर से निकलने देता। उसे हमेशा इस बात का भय लगा रहता कि अगर ये बाहर किसी से भी बात की तो वह हाथ से बाहर हो जाएगी और मुझ पर हुक्म चलाएगी। उस दिन कमला सब कुछ सहती रही, पर अब उससे और अधिक जुल्म सहा नहीं जाता था। उसकी बेटी बड़ी हो रही थी, उसे दूध और भोजन की अधिक ज़रूरत महसूस हो रही थी। उसने सोचा, आज रघु से वह हिम्मत जुटाकर पूछ ही लेगी कि अगर मुझे बाहर नहीं निकलने देगा तो मेरी हर ज़रूरत पूरी करे। अपनी बेटी को वह भूखी नहीं रख सकती थी। शाम को जब रघु शराब पीकर झूमता आता है, तब कमला उसे देखकर ही परेशान हो जाती है। अपने दिल की बात दिल में ही रख लेती है। रघु, अरे हो कमली, कहाँ गई? सुनती क्यों नहीं? चाय कब तक देगी? कमली बेचारी अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उससे उठा नहीं जा रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। रघु पैर पटकते हुए कमला के पास पहुंचता है। रघु, मर गई क्या? सुनती क्यों नहीं? जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, मैं वहीं गिर गई। अपनी बेटी को चारपाई पर बिठा बगल वाली बुआ के पास जाता है और कहता है कि देखना बुआ, कमली को क्या हो गया। जब तक बुआ कोई लेकर रघु आता है, कमली अपने को संभालते हुए किसी तरह उठ बैठती है। बुआ, अरे कमली, तुझे क्या हुआ? कमला, कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। बुआ, अपना ध्यान रखा कर। कमली, कैसे रखूं? रघु जो कमाता है उससे घर का खर्चा कहाँ चल पाता है। बुआ, तो तू भी कोई काम कर ले। कमला, रघु करने दे तब ना। कुछ दिनों बाद बुआ का दामाद उनकी बेटी को लेकर शहर बुआ के पास आ जाता है। बुआ की बीना पहली बार माँ बनने वाली रहती है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, पर उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। आज शाम बुआ कमला से कहती हैं कि सुन कमली, मेरी बेटी बीमार है तो उसकी सेवा कर दिया कर। मेरे जमाई तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। इस तरह मेरी बेटी का काम भी चल जाएगा और तेरा भी काम निकल जाएगा। कमला, ठीक है बुआ, पर एक शर्त है मेरी भी, वह भी सुनो। रघु को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जब तक रघु घर में रहेगा मैं आपका काम नहीं कर सकती। बुआ, ठीक है, मुझे मंजूर है। जैसे ही बुआ घर के बाहर निकल रही थीं, रघु बुआ को देख लेता है। कमला रघु से कहती है, सुनो, घर का सारा सामान ख़त्म हो गया है, जाकर लेते आना। रघु, ठीक है, पर यह तो बता, बुआ घर पर क्यों आई थी? इनकी किसी बात में बहक मत जाना। कमला, बस ऐसे ही मुझसे मिलने आई थी। रघु, अच्छा, दे थैला और तू भी साथ चल, और मुन्नी को बुआ के पास छोड़ आ। कमला, ठीक है, कहकर अपनी बेटी को बुआ के पास दे आई और रघु के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में रघु के कुछ दोस्त मिल जाते हैं। अरे रघु, तेरी बीवी तो बहुत सुंदर है, ऐसा एक दोस्त बोलता है, पर रघु कुछ नहीं बोलता है। वह ये बात अनसुनी कर देता है क्योंकि वह बाजार में तमाशा नहीं लगाना चाहता। रघु जैसे तैसे करके उन लोगों से पीछा छुड़ाता है और अपना सामान लेकर अपने घर आता है। घर आकर कहता है, अब तू घर से बाहर मत निकलना। मैं जब काम पर चला जाऊंगा तो कोई आए दरवाज़ा मत खोलना। कमला, ठीक है। कमला रघु की परेशानी को समझ चुकी थी। कमला ने अपनी दिनचर्या रघु के मन मुताबिक बना ली थी। 4 दिन तक जब कमला बाहर नहीं दिखी तो बुआ के मन में कई तरह की शंकाएं पनप गईं। वह मन ही मन सोचने लगी कि आखिर क्या बात है, कमली दिखाई क्यों नहीं दे रही है। तभी कमला के घर की तरफ रुख करती हैं। बुआ देखती हैं
कि दो लोग उसकी घर की तरफ आ रहे हैं। वह आपस में बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि देखते हैं रघु की बीवी हमसे बात करती है कि नहीं। और कुछ देर बाद वह बुआ से रघु के घर का पता पूछते हैं। बुआ ने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे, वह सब कुछ भांप चुकी थीं। बुआ ने कहा, नहीं भैया, मैं तो यहाँ नई नई हूँ, किसी को नहीं जानती। और वहीं थोड़ी देर किसी बहाने खड़ी रह गईं। जब उन लोगों की दाल नहीं गली तो वह वहाँ से चले जाते हैं। तब बुआ कमला के घर में जाती है और सारा किस्सा सुना देती है। इतने में रघु भी घर आ जाता है और बुआ उससे भी पूरा हाल कह देती हैं। तब रघु बाजार वाली कहानी बुआ को बता देता है। बुआ, सुन रघु, जब ऐसी बात है तो जब तू काम पर जाना हो तो कमला को मेरे पास रहने के लिए बोल देना। हम लोगों के साथ रहेगी तो तू भी बेफिक्र रहेगा और ये भी। बुआ के तो दोनों हाथों में लड्डू थे, उनकी बेटी की सेवा भी होगी और रघु पर एहसान भी। दूसरे दिन से यही हुआ। कमला समय से बुआ के घर आ जाती और उनकी बेटी की सेवा करती। कमला को यहाँ खाने पीने हर चीज़ मिलती थी। इसका असर कमला के शरीर पर स्पष्ट दिखाई देने लगा था। वह पूर्णिमा के चांद के जैसे खिलने लगी थी। रघु ने एक दिन टोकते हुए बोला, सुन कमली, जब बुआ के घर कोई आए तो तू अपना मुंह ढक लेना, किसी के सामने मत जाना। तू आजकल बहुत सुंदर लग रही है, कसम से किसी की नज़र ना लगे। कहते हुए रघु उसके गालों पर हल्की थपकी देता है। कमला शर्मा जाती है। आज रघु घर से निकलते समय कमला से कहता है, सुन कमली, बुआ के घर रहना है तो सावधान होकर रहना। दूसरे के घर बहुत अच्छे रहना चाहिए ताकि भविष्य में कोई उंगली ना उठाए। बड़ी मजबूरी में मैं तुझे वहाँ रहने को कह रहा हूँ। जानती है कमली, मेरे बाबूजी क्या कहते थे? कमला, क्या कहते थे? रघु, जाय समानी उदति गंग नाम भयो धीम। कमला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, तुम क्या कह रहे हो? ठीक है तो सुन। रघु ने समझाया कि किसी के घर जाने से इंसान की कीमत कम हो जाती है और कहते हुए घर से चल देता है अपने काम पर। रघु आज काम पर से कुछ जल्दी ही आ गया। वह काफ़ी थका हुआ लग रहा था। यह देख कमला रघु के पास जाती है और पूछती है, आखिर आपको क्या हुआ? रघु, कुछ नहीं, लग रहा है बुखार हुआ है। कमला बहुत घबरा जाती है और तुरंत डॉक्टर के पास से दवा लेकर आती है और रघु को देती है। रघु दवा लेकर आराम करता है। कमला, अब कैसी तबीयत है? जब पूरी तरह ठीक हो जाना तभी काम पर जाना, नहीं तो तबीयत फिर खराब हो जाएगी। रघु, ठीक है, मैं आज जल्दी ही घर आ जाऊंगा। पर कमला ने ध्यान दिया, आज रघु कुछ अंदर से बेचैन था। लग रहा था कि वह कमला से कुछ छुपा रहा है। उसने अपने कुछ कपड़े अपने काम वाले बैग में डाले। कमला ने पूछा, इन कपड़ों का क्या काम? इनको लेकर कहाँ जा रहे हो? तो रघु ने कहा, हर वक्त बस टोका टाकी करती है, तेरी समझ में नहीं आता, मैं इनको ठीक कराने दर्जी के पास ले जा रहा हूँ। कमला सोचती ही रह गई कि क्या मैंने इतनी खराब बात कह दी कि रघु मुझसे चिढ़ गया है। रघु को अचानक क्या हो गया है? पर कमला कुछ सोचते हुए चुप हो गई और रघु काम पर चला गया और कमला बुआ के घर जाने लगी। तभी मुन्नी हाथ में लेकर एक चीज़ आई। वह अपने मुंह में डालने ही जा रही थी कि कमला उससे छीन लेती है। वह देखती है कि वह वही दवा है जो रघु के लिए लाई थी। इसका मतलब रघु ने अपनी दवाई नहीं खाई। आखिर रघु कमला से क्या छुपा रहा था? कुछ सोचते हुए कमला बुआ के घर चली गई। दिन भर वह रघु के व्यवहार के विषय में ही सोचती रही और शाम को रघु का इंतजार करती रही। बुआ, अरे ओ कमली, कहाँ खोई है तू? आज सुबह से देख रही हूँ, कुछ अपनी बुआ से छुपा रही है। क्या मुन्नी पर भी तेरा ध्यान नहीं जा रहा है? वह कब से रोए जा रही है। उसको दूध पिलाया कि नहीं? जा पहले मुन्नी को दूध पिला, तब तक रघु आ जाएगा। कमला, बुआ, रघु अभी तक नहीं आया, बड़ी फिक्र हो रही है। बुआ, बच्चा थोड़ी है जो गुम जाएगा, आ जाएगा। पर कमला का इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। रघु घर नहीं आया। कमला अब क्या करे ना करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कमला ने सोचा, क्यों ना रघु के काम की जगह पर जाकर पता लगाऊं। ऐसा विचार कर कमला पैदल ही अपनी बेटी को लेकर चल देती है। जाकर वहाँ रघु के विषय में पूछती है।
चौकीदार ने जो कहा उसे सुनकर कमला के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। चौकीदार कहता है कि रघु तो 10 दिन से काम पर आ ही नहीं रहा है। अब कमला क्या करे, रोए भी तो किसके भरोसे। अपने को संभालते हुए किसी तरह घर आ जाती है और बुआ से सब कुछ कह देती है। बताए भी क्यों ना, बुआ के सिवा उसका कौन था। बुआ ने कहा, अच्छा तो कमली, जब तक रघु नहीं आता तू मेरे पास में ही रह और बीना की सेवा कर। ठीक है बुआ, पर तुम्हारे घर में कब तक रहूँगी। अगर रघु नहीं आता तो मुझे कोई काम करना पड़ेगा ताकि मेरा और मेरी बेटी का गुजारा हो सके। बुआ को अपनी मुश्किलें बढ़ती नज़र आईं। वह जानती थी कि चाहे कितना भी पैसा खर्च कर दूं, पर कमली जैसी वफादार कोई नहीं मिलेगी। बुआ बोली, सुन कमली, मेरे आगे पीछे कौन है। आज मेरी बेटी है, कल चली जाएगी। तू ही मेरे साथ रह, तुझे मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। कमला ने कहा, ठीक है, और अपने घर में चली गई। अंदर जाकर कमला एकांत में खूब रोई कि कितनी मीठी मीठी बातों में भुलाकर आखिर रघु कहाँ चला गया। जितनी कमला दुखी थी, बुआ उससे दोगुनी खुश थी। बुआ ने कहा कि जा अपना सब सामान मेरे पास रख दे और यहीं रह, नहीं तो तुझे घर का किराया भी देना पड़ेगा। कहाँ से देगी। कमला, ठीक है बुआ, पहले थाने जाकर रघु की गुमशुदगी के लिए आवेदन कर दूं, ताकि कभी इसको लेकर संकट पैदा ना हो। इतना कहकर कमला मुन्नी को साथ ले अपने घर में चली जाती है और एकांत में खूब रोती है। मन ही मन कहती है, ऐसा मेरे में क्या दोष है जो रघु ने मेरे साथ छल किया। अगर मेरी गलती थी तो मेरे से कहता था कि मुँह ढककर रह, नहीं तो नज़र लग जाएगी। अब नज़र की फिक्र नहीं है। अब तो कई गिद्ध की नज़र मुझ पर गड़ जाएंगी। और दूसरे के घर जाने से रघु मना करता था, पर बेबसी तो क्या कुछ नहीं कराती। अब तो पता नहीं किस किस के घर जाना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा, ईश्वर जाने। इतना सोच वह मुन्नी को सुलाकर थाने जाने का विचार करने लगी और कपड़े का बक्सा उठा अपनी चारपाई पर रख साड़ी निकालने लगी। जैसे ही उसने साड़ी उठाई, उसके नीचे रघु का कुर्ते में एक पोटली बंधी हुई थी। सोचा देखूं तो क्या है। उसने पोटली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखती है उसमें कई नोटों की गड्डियाँ रखी हुई हैं। कमला ने, हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ। कमला ने अपने आप को संभाला और थाने जाकर पहले रघु की रिपोर्ट लिखवाने चल देती है। कमला को आज अपना घूंघट किसी सुरक्षा कवच की भांति लग रहा था, पर थाने में सबकी नज़र उसी को देख रही थी। दरोगा जी लिख कम रहे थे, उसे साड़ी के ऊपर से ही सही पर निहार रहे थे। बोले, अपना घूंघट पहले हटाओ, देखूं तो कैसी है तू कि तेरा आदमी तुझे छोड़कर भागा है। कमला बोली, ना साहब, मैं घूंघट नहीं उतारूंगी, रघु ने मना किया है। दरोगा जी बोले, अगर अपना रूप नहीं दिखाएगी तो कैसे पता चलेगा कि तू आखिर कौन है। बड़ी पतिव्रता बनती है, पति साथ हो तो वह भी समझ आए। धोखेबाज का मान रखने से क्या फ़ायदा। कमला ने विवश होकर अपना घूंघट हटा दिया। दरोगा जी खुशी से दोहरे हो गए। बोले, चल मेरे घर, किसी चीज़ की कोई कमी ना होने दूंगा, और हाथ पकड़ लेते हैं। कमला ने, ठीक है साहब, मैं अभी थोड़ी देर में आई, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। दरोगा जी मान गए। कमला बोली, आप मेरे से ब्याह करेंगे। दरोगा जी, नहीं, मैं ब्याह कैसे कर सकता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। कमला पूरा माजरा समझ चुकी थी, पर उसको अपना काम निकालना था। बोली, तो फिर कहाँ रखेंगे मुझे। दरोगा जी, 1-2 दिन में सब ठीक कर दूंगा। अभी दरोगा तो कमला में भूले ही थे कि किसी मंत्री जी का आगमन होता है। कमला ने मौका का फ़ायदा उठाया और घर की तरफ चल पड़ी। उसने सोचा, अब इस शहर में रहना मेरे लिए मुश्किल है, और बुआ की चालाकी भी वह अच्छी तरह समझ रही थी, और दरोगा जी की भी। उसने अपने अंदर साहस बटोरा और अपना बोरिया बिस्तर बांध दूसरे शहर की ओर प्रस्थान किया। अपना नाम और पहचान छुपाकर उसने पहले एक बुर्का खरीदा और अपनी बेटी को तौलिए में अच्छे से लपेटा और चुपके से बिना किसी को बताए चल पड़ी। उसे अपनी मंजिल का पता नहीं था, पर वह चल पड़ी। दूसरे शहर जाकर वह वुमन हॉस्टल में रुकती है, क्योंकि उसके पास धन की कमी नहीं थी। वह कमला से शबनम बन चुकी थी। 2 दिन बाद उसने एक किराए पर घर लिया और श्रृंगार सामग्री की दुकान खोल दी।
इधर बुआ कमला को घर में ना पाकर बहुत ही बेचैन हो गईं। अब उनकी गर्भवती बेटी की देखभाल कौन करेगा। अचानक एक दिन रघु प्रकट होता है और बुआ से कमला के विषय में पूछता है। उसके साथ एक औरत भी रहती है जो रघु से झगड़ा किए जा रही थी। बुआ ने टोकते हुए कहा, तुम लोगों में किस बात का झगड़ा है? और रघु, तू अचानक कहाँ चला गया था? रघु कुछ कहने से बच रहा था, पर लड़की चिल्लाती जा रही थी। पर कोई फायदा नहीं होने वाला था। उनका असली फायदा तो कमला लेकर गुमनाम हो गई थी। रघु और लाली एक दूसरे पर दोष प्रत्यारोप मरते जा रहे थे। तूने मेरा घर बर्बाद किया, रघु चिल्ला रहा था। लाली, तूने तो मेरा जीवन ही तबाह कर दिया है। कैसे कैसे बटोर के लाई थी पैसा। अरे चुप कर, कोई सुन लेगा तो मुझे पकड़ कर ले जाएगा और लॉकअप में डाल देगा, रघु ने चिताते हुए कहा। ठीक है, पर यह बताना कि पैसा क्या हुआ। मुझे क्या पता। अच्छा, वो थैला कहाँ है जिसमें तेरी शर्ट दी थी? थैला का तो पता नहीं, पर शर्ट तो मैंने कमली के बक्से में डाल दी, रघु सिर पर हाथ रखते हुए बोला। अच्छा, तो अपनी महारानी को तोहफे में दे आए, लाली ने चीखते हुए कहा। अभी यह झगड़ा हो ही रहे थे कि बुआ जी चली आती हैं। बुआ, अरे रघु, ये तेरे साथ कौन है? रघु, कमली की सहेली, कमली से मिलने आई है। बुआ भी कम होशियार ना थी, बोली, तो ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि मुँह छुपा कर बैठी है? रघु, मैं क्या जानूं बुआ, पर आई तो तेरे साथ है। रघु, कमली को ढूंढ रही है। बुआ, कमली कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? बुआ, पता नहीं, 4-5 दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तो समझ रही थी कि तेरे साथ है। रघु, नहीं बुआ, मेरे साथ नहीं है। बुआ, अच्छा तो ठीक है, कमला की सहेली से कह कि ये अपने घर जाए, और अपने घर में जा, नहीं तो खबर लगते ही पुलिस वाले तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। रघु पुलिस का नाम सुनकर डर के मारे कांपने लगा। अब क्या करे, ऊपर से लाली नाम की मुसीबत जो साथ है, अब क्या करे। उसने कहा, लाली तू जा बुआ के पास, मैं अपने घर। बुआ ने टोकते हुए कहा, ये मेरे घर क्यों रहेगी? ये अपने घर जाए, जब कमली आ जाएगी तब ये मिलने चली आएगी। लाली भी बुरी मुसीबत में पड़ गई। बुआ कुछ भी समझने से अनभिज्ञ नहीं थी, पर इन लोगों से खूब मज़े ले रही थी। बुआ मन ही मन बड़बड़ा रही थी, मैं जानूं तुम जैसे दुष्टों के लक्षण, अब तुम दोनों खूब अच्छे से भुगतो। बुआ वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बुआ बोली, ये लड़की जाती क्यों नहीं? किसके लिए यहाँ पर अब खड़ी है? लाली वहाँ से चल दी। उसने सोचा थोड़ी देर बाद जब बुआ अपने घर चली जाएंगी तो वह रघु के पास आ जाएगी, पर बुआ ने दूसरा पैंतरा खेल दिया। बोली, चल लड़की, तुझे मैं अपने साथ तेरे घर छोड़ आती हूँ। लाली बोली, मैं दूसरे गांव की हूँ। बुआ, कोई बात नहीं, मैं तुझे बस पर चढ़ा के चली आऊँगी। करती क्या ना मरती, लाली बुआ के साथ चल पड़ी। इधर रघु अपने रखे पैसे खोजने लगा। बहुत देर बाद उसकी शर्ट तो मिली, पर पैसा नदारद। बुआ बस अड्डे पर जा रही थी, तभी एक पुलिस वाला एक लड़की की तलाश में घूम रहा था। उसके माँ बाप ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, उसे ढूंढ रहे थे। जब वह लाली के पास आए तो बुआ बोली, मेरी बहू है, घूंघट मत उठाना। और लाली से कहा, अब बता तुझे कहाँ जाना है। वह जगह का नाम बताती और बुआ उसे बस में बैठा देती हैं। पर सच कहा गया है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। कमला आज अकेली बैठी चिंता में डूबी सोच रही थी कि इतनी बड़ी जिंदगी है, वह कैसे काटेगी। मुन्नी अभी बहुत छोटी है, वह मेरी कोई बात भी नहीं समझ सकती। ऊपर से रघु का डर हमेशा सताया करता था। कमला को ये फिक्र हो रही थी कि रघु उसे और उसकी बेटी को ना सही, पर अपने पैसे के चक्कर में ज़रूर मुझे ढूंढेगा। वह अंदर से परेशान थी। तभी एक ग्राहक आता है जो अपने साथी से कह रहा था कि आजकल किसी का भी भरोसा नहीं रहा। पहले तो बस लड़की ही घर से भागती थी, अब तो शादीशुदा भी पीछे नहीं रहीं। किस पर भरोसा किया जाए? देखो, इस अखबार में एक औरत की फ़ोटो छपी है। कमला का कलेजा धक से हो गया, कहीं मेरी फ़ोटो तो नहीं है। पर कुछ देर बाद पता चला कि वह गिरफ्तार हो चुकी है। तब जाके कमला ने राहत की सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया। वह लाली को बस में बैठाकर आती हैं और धीरे से एक दरोगा को अपने पास बुलाती हैं। दरोगा से कहती हैं
कि आप एक बार बस में नीली साड़ी में घूंघट डाले बैठी है, उसे भी जांच लेते। दरोगा जी के शरीर में यह बात सुनकर फुर्ती आ गई। उन्होंने महिला पुलिस को बुलाकर बस में बैठी महिला की जांच का आदेश दिया। बस रुकवाकर उस महिला का घूंघट उठाया गया और पुलिस गुमशुदा लड़की को पकड़ने में कामयाब हो गई। लाली को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लाती है। बुआ अपने घर आराम से पहुंचती हैं। अरे बुआ, कमला की सहेली को छोड़ आई? रघु कुछ चिंतित होकर बोला। बुआ, हाँ, मैं उसे बस में बैठा के आई हूँ। अब तो वो अपने घर पहुँच भी गई होगी। बुआ को ये पता नहीं था कि लाली की ही तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस लाली से उसका सभी ब्यौरा मांगती है। क्यों भागी, कब भागी और किसके साथ भागी, वह सब कुछ बताती है। उसने बताया कि उसका पति शराब के नशे में मारता पीटता था, इसलिए घर के सारे पैसे लेकर वह रघु के साथ भाग गई। रघु का नाम सुनकर पुलिस हरकत में आ गई, जिसकी रिपोर्ट थाने में पहले से दर्ज थी। नाम पता सब कुछ पहले से ही था। घर पर रघु संध्या के समय लाली का इंतजार कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि कौन आने वाला है। उसी समय पुलिस घर पहुंचती है। खटखट की आवाज़ सुन रघु बहुत ही खुश होता है। उसे लगता है कि लाली आ गई। वह लपक कर दरवाज़ा खोलता है। सामने का नज़ारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस को देख वह सब समझ जाता है। उसे पुलिस अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है और दोनों को 4 साल की कैद हो जाती है। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और हर अखबार में छप जाती है। दूसरे दिन ये बात कमला को भी पता चल जाती है। इसे जानकर कमला सोचती है कि चलो कम से कम 4 साल तक फुर्सत में रहूँगी। 4 साल बाद कमला की बेटी स्कूल जाने योग्य हो जाती है। वह अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती है ताकि पढ़कर वह काबिल बन सके। 4 साल में बिटिया काफ़ी बदल चुकी थी। अब वह बोलना समझना भी सीख चुकी थी। कमला अपनी बेटी के साथ स्कूल की तरफ चल पड़ी और अपनी बेटी का दाखिला करा के घर की तरफ चल देती है। रास्ते में एक पेड़ के किनारे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वह देखती है कि 4-5 साल का बच्चा पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है और कोई भी उस पर ध्यान देने वाला नहीं है। कमला उससे पूछती है कि बेटा क्यों रो रहे हो? वह बोला, मेरी माँ कार वाले अंकल के साथ मुझे छोड़कर चली गई हैं। कमला उस बच्चे को अपने घर ले आती है। कमला बच्चे को लेकर बहुत व्यथित थी। सोच रही थी कि क्या ज़माना आ गया है, कोई माँ अपने बच्चे के साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकती है। कमला ने बच्चे से पूछा, बेटा तुम स्कूल जाते हो? उसने हाँ में उत्तर दिया। कमला, किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 2 में। क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारी मम्मी का? लड़का। नेहा। और पापा का? लड़का। पता नहीं। कमला बच्चे को लेकर अपने घर आती है और सोचती है कि अब क्या करूं? अगर कोई मुझ पर बच्चा चोरी का इल्ज़ाम लगा देगा तो क्या करूंगी? उसे एक उपाय सूझा। वह सवेरे उठी, बड़े प्यार से मुन्नी, जिसका नाम कमला ने कर्णिका रखा था, उसे लेकर स्कूल जाती है और बच्चे को लेकर बाजार जाती है और उसकी वहाँ पर उसका नाम कमल लिखवा देती है। अब उसको वह कमल बेटा कहती है। कर्णिका से भी कमल भैया ही कहलवाती है। कमल का भी कर्णिका के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। दोनों साथ साथ पढ़ने बढ़ने लगते हैं। कमला को भी बहुत ही सुकून मिलता है। 1 साल बाद रघु और लाली भी रिहा हो जाते हैं। तब तक मुन्नी 5 साल की हो जाती है। कमला अपना नया ठिकाना बना लेती है और आज़ादी से बिना बुर्के के रहने लगती है। रघु जेल से छूटते ही अपने घर आता है और बुआ से कहता है कि कमला का पता बता, तूने ही कमला को कहीं छुपा रखा है। मैंने अपने घर में बहुत पैसे रखे थे, उसे तूने ही चुराए हैं। बुआ, तेरी खाने की औकात नहीं थी, पैसे कहाँ से रखे थे? पैसा वाला होता तो तेरी बीवी मेरे घर काम क्यों करती? बड़ा पैसे वाला बन रहा है, कौड़ी की औकात नहीं और करोड़ी मल बन रहा है। रघु का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी वहाँ पर रघु को खोजती लाली भी आ जाती है। दोनों मिलकर बुआ को पीटने लगते हैं। बुआ की बेटी बीच बिचाव करती है, पर रघु उसे जोरदार धक्का देता है। झगड़ा देख बुआ का दामाद पुलिस को फ़ोन करता है। मारपीट के जुर्म में फिर रघु और लाली को 6 महीने की जेल हो जाती है। कमला अपनी ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही थी। वह अपने सुंदर सुशील बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। बुआ सोच में पड़ गईं।
उसने अपनी चिंता अपने परिवार के समक्ष रखी। कहा कि हमें भी यह शहर छोड़ दूसरी जगह ठिकाना बना लेना चाहिए, नहीं तो पता नहीं रघु हमारे साथ क्या करेगा। बुआ के दामाद को भी यह बात अच्छे से समझ में आ गई और बुआ को भी अपने साथ अपने गांव ले गया। 6 महीने बाद फिर रघु अपने घर आता है, पर बुआ का भी कहीं कोई पता नहीं चलता है। वह सोचता है कि आखिर उसका पैसा कहाँ गया, पर बुआ पर उसका संदेह खत्म नहीं हुआ। वह बुआ और कमला का पता लगाने लगा, पर कामयाब नहीं हुआ। उसने फिर मेहनत मजदूरी करने की बात सोची, पर उसके चाल चलन के चलते यह भी संभव नहीं हुआ। रघु ने सोचा कि शहर में तो मुझे कोई काम नहीं देगा और काम नहीं मिलेगा तो मेरा पेट पालना कैसे होगा। यहाँ पर तो मुझे सभी अच्छे से जानते हैं, मुझे दूसरे शहर जाकर काम करना चाहिए। भारी मन रघु दूसरे शहर की तरफ रुख करता है। रघु अपने विषय में सोचता है कि मैं कितना अभागा हूँ, अपना घर मैंने खुद ही उजाड़ दिया। सुंदर सुशील पत्नी से धोखा का अच्छा सिला मिला। रघु मन में विचार कर रहा था कि मेरी मति मारी गई थी कि मैं लाली की संगत में पड़ गया था। किसी ने ठीक कहा है, आदि छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आदि पावे। लालच बुरी बला है। इतना सोच ही रहा था कि लाली जोर से बोलती है, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है, मैं तेरे संग ही चलूँगी। रघु क्या करे, वह लाली को साथ लिए बिना टिकट के ही ट्रेन पर सवार हो जाता है। 2 स्टेशन बाद टिकट चेकिंग में गिरफ्तार हो जाता है और 5 दिन कैद में लाली के साथ ही रहता है। बोझिल तन मन से शेखर, बुआ का दामाद, अपना सब कुछ छोड़ दूसरे शहर में चल पड़ता है। आए भी क्यों ना, उसका अब अपने ही गांव घर में बचा ही क्या था। पहले अपनी पत्नी को खोता है, लाख प्रयास के बाद भी वह अपनी प्राण प्यारी को बचा नहीं पाता है। उसके बाद उसकी सास भी देवलोक को प्यारी हो जाती हैं। अब शेखर क्या करे, 3 साल के मुन्ने की देखभाल कैसे करे, वह परेशान हो जाता है। अभी शेखर ने अपनी मामी की बात मान रीता से शादी कर लेता है। वह रीता मुन्ने की देखभाल कम और अपनी देखभाल ज़्यादा करती है। रीता को सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती थी। उसे शेखर का साथ तो पसंद था, पर मुन्ने का बिल्कुल नहीं। आए दिन मुन्ने को लेकर किचकिच करती रहती थी। जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। आखिर मुन्ना एक दिन जाने कैसे गायब हो जाता है। शेखर, रीता आज तुम बहुत ही प्रसन्न नजर आ रही हो, क्या बात है। रीता, क्यों प्रसन्न रहना क्या पाप है, मेरी मर्जी क्यों ना खुश रहूं। जब दुखी रहती हूँ तो आप सवाल नहीं करते हो, कैसे पति हो। शेखर चुप हो जाता है। शेखर, रीता जब से मैं घर आया हूँ मुन्ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मुन्ना कहाँ है। रीता, मुझे क्या पता होगा कहाँ होगा, कहीं क्या मतलब, तुम जानती नहीं हो कि किस तरह से बात कर रही हो। रीता, मेरा मतलब है, मैं आपको बताना भूल गई, मेरी मामी की बहन के पास मुन्ना गया है, उनके साथ जाने की जिद कर रहा था तो मैंने जाने दिया। शेखर, मेरे से बिना पूछे, ये क्या बात हुई। सुन, जब तक मुन्ना नहीं आता मैं अन्न जल नहीं लूँगा, तू जा और मेरे मुन्ने को लेकर आ। रीता, ठीक है, पर अभी तो आप कुछ खा लीजिए। शेखर, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, नहीं तो नहीं। रीता ने परिस्थिति को भांप अपना हथियार डाल दिया और सब सच बता दिया कि वह मुन्ने को कहीं छोड़ आई है। शेखर ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और उसकी पिटाई करता है तथा पुलिस के हवाले रीता को कर देता है और अपने मुन्ने की खोज में चल देता है। पर मुन्ना कहीं भी नहीं मिलता। कुछ साल शेखर के यूं ही गुजर जाते हैं और अंत में विवश होकर वह अपना शहर छोड़ देता है। उस शहर में उसे अपनी पत्नी और बेटे की याद बेचैन कर देती थी। यही जिंदगी है, जाने क्या क्या करती है, कभी सब सुख देती है, कभी हर सुख को छीन लेती है। शेखर यही मन में सोचता है। शेखर यही सोचता हुआ बस में सफ़र कर रहा होता है, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। वह चौंक जाता है, यह तो रघु की आवाज़ है, वह यहाँ पर कैसे आ गया। शेखर सोचता है कि कहीं उसे देखकर वह फिर झगड़ा ना कर दे, क्योंकि वह बस में टिकट देने का काम कर रहा था। रघु के देखने से पहले ही शेखर ने रुमाल से अपने चेहरे को ढक लिया और जैसे ही उसके पास आया उसने अपने को गूंगा बना लिया और संकट पर विजय पाकर आगे की यात्रा की और आज नए शहर में पदार्पण किया।
इस नए शहर में शेखर को कोई नहीं पहचानता था, पर उसके दोस्त ने उसे एक कॉलेज में काम दिलाने का वादा किया था। उसी के घर की शेखर तलाश कर रहा था। उसी समय उसे एक युवक दिखाई देता है। शेखर उससे अपने दोस्त का पता पूछता है। शेखर, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? युवक, कमल। शेखर जब कमल से मिलता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो उसको कोई अपना मिल गया हो। शेखर का जी चाह रहा था कि वह कमल से बातें करता रहे, पर उसे अपने दोस्त के घर जाना था। शेखर ने पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? कमल कुछ देर चुप रहकर कहता है कि मेरे पिताजी नहीं हैं। शेखर, ओह बेटा, मैं नहीं जानता था, मुझे माफ़ कर देना। अच्छा ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? कमल ने कहा, जी मैं 12वीं में पढ़ता हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ क्या करती हैं? कमल, मेरी माँ बिजनेस करती हैं, उसी से हमारा और बड़ी बहन का अपनी मेहनत से भरण पोषण करती हैं। शेखर और कमल बातें कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति शेखर को आवाज़ देता है, अरे मित्र आ गए, मेरा घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? शेखर, नहीं मित्र, मैं बहुत ही आसानी से तुम तक पहुंच गया। शेखर ने अपने मित्र से पूछा, क्या तुम कमल को जानते हो? मित्र, हाँ शेखर, मैं अच्छे से जानता हूँ। इसकी माँ का नाम कमला है और इसकी एक बहन भी है, और कमला एक दुकान चलाती है। बहुत ही सुंदर और संस्कारी स्त्री है, पर उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता। शेखर, क्या वह विधवा है? नहीं यार, कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता। मित्र, अच्छा चलो यार, फ्रेश होकर भोजन करते हैं। मैंने भी तुम्हारे इंतज़ार में कुछ खाया नहीं है, बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी है। दोनों मित्र खाना खाकर आराम करते हैं और सुबह शेखर अपने मित्र के साथ कॉलेज जाता है। कमला की दुकान बीच रास्ते में ही पड़ती थी। कभी कभी कमला और शेखर एक दूसरे को देख भी लेते थे। शेखर जब जब कमला को देखता था वह बेचैन हो जाता था। उसका दिल कहता था कि उसने कहीं उसे देखा है, पर दिमाग पर जोर देकर याद करता है तो उसे कमला ही याद आती थी। पर कमला की तो एक लड़की ही थी, कोई बेटा नहीं था। यही बात उलझ जाती थी। वह अपनी उलझन को सुलझाना चाहता था, पर लोग लाज के कारण बचता रहता था। एक दिन कमल उसे मिलता है। तब शेखर उससे पूछता है, बेटा ये बताओ, तुम्हारी बहन तुमसे छोटी है कि बड़ी? कमल कहता है कि मैं ही बड़ा हूँ, पर दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। यह बात सुनकर शेखर मन को शांत करता है। इसी तरह एक साल और बीत जाता है। कमल और कणिका कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। अक्सर दोनों शेखर के साथ ही कॉलेज आते जाते थे। कभी कभी शेखर और कमला की भी बात हो जाती थी। दोनों का ही व्यवहार एक दूसरे के लिए बहुत ही विनम्र था, पर दिल की बात चाह कर भी शेखर कमला से नहीं पूछ पाता था। एक दिन अपने मित्र से शेखर ने कहा कि मित्र, एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपने मुन्ने की देख रेख के लिए अपना दूसरा विवाह किया था, पर मेरी दूसरी पत्नी को मेरा मुन्ना नहीं भाता था और उसने मेरे मुन्ने को कहीं छोड़ आई। तब से मैं बहुत दुखी रहने लगा और उसे मैं कभी इस शहर कभी उस शहर ढूंढता रहा। जाने कितने साल बीत गए, पर मुन्ना कहीं नहीं मिला। कई बार अपने को ख़त्म करने की कोशिश की, पर इसमें भी सफल नहीं हुआ। इतनी बात सुनकर मित्र बोला, शेखर, लगता है कि तुम्हें ईश्वर ने इसलिए जिंदा रखा है ताकि तुम अपने मुन्ने से मिल सको। मेरा मन कुछ ऐसा ही कहता है। जानते हो शेखर, तुम्हारे और कमल का फेस बहुत कुछ मिलता जुलता है। अनजान व्यक्ति तो कमल को तुम्हारा बेटा ही समझेगा। शेखर कमला से मिलने का बहुत ही प्रयास करता है, पर सोचता है कि किस बहाने कमला से मिलूं और उसके हर रात से पर्दा उठा पाऊं, क्योंकि वह जब अकेली होती है तो मेरा भी कॉलेज होता है। आखिर कौन सी जुगत लगाऊं? उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना एक दिन बीच में छुट्टी कर ले, सर दर्द के बहाने कमला के पास पहुंच जाए। शेखर ने ऐसा ही किया। कॉलेज जाकर अपने सर दर्द का बहाना बनाकर छुट्टी की अर्जी दे दी और कॉलेज से चल दिया। सोच रहा था कि आज कमला का रहस्य उद्घाटन करके ही रहूँगा। यही विचार करते करते वह चला जा रहा था। शेखर अपने विचार में इतना डूबा हुआ था कि वह कहाँ तक पहुँचा उसे पता ही नहीं चल पाया। उसी पल वह किसी स्त्री से टकरा जाता है, पर अभी उससे उस महिला का मुंह नहीं देखा था। स्त्री बोली, पता नहीं कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं जो अपना रास्ता भी सही तरीके से नहीं चल पाते। ये आवाज़ शायद शेखर को बहुत कुछ जानी पहचानी प्रतीत हुई। कहा भी गया है कि आवाज़ कभी नहीं बदलती, रूप बदल जाता है। उसी समय शेखर देखता है कि सामने
कमल की माँ कमला खड़ी है। उसकी सारी सब्जियां सड़क पर बिखर चुकी हैं। शेखर शर्म के मारे पानी पानी हो रहा है। कमला बोली, आप इस समय यहाँ पर अकेले? आपको तो कॉलेज में होना चाहिए। शेखर बोला, मैं आपकी सहायता करता हूँ, आपकी सारी सब्जियाँ उठाकर थैले में रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। आप बताइए कि आज ऐसा क्या हुआ कि आप कॉलेज छोड़कर आ गए हैं? शेखर बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर आ रहा था कि बीच में ये सब हो गया। कमला बोली, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी हालत को नहीं समझ पाई। शेखर बोला, कोई बात नहीं। कमला जिद करके शेखर को अपने साथ ले आई। यही तो शेखर चाह रहा था। दोनों साथ साथ घर आते हैं। कमला शेखर को आदरपूर्वक बैठाती है और चाय बनाकर ले आती है। शेखर की आवाज़ भी कमला को जानी पहचानी लगती है, पर अपने हर राज को कमला राज ही बना रहना चाहती है। शेखर पूछता है कि कमला जी, आपके पति कहाँ रहते हैं? कमला इतना सुनकर रोने लगती है। शेखर कहता है, इसमें रोने की क्या बात है? आप अपने पति के विषय में सही सही बता दीजिए। कमला बोली, तलाकशुदा हूँ। क्या नाम था उनका और क्या करते थे? कमला ने इस प्रश्न पर चुप्पी ही साध ली और कुछ भी बताने से बचती रही। शेखर बोला, मैं फिर से आपसे मिलने आता रहूँगा। इतना कहकर शेखर अपने घर आ गया। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यह रघु की पत्नी कमला ही है। पर कमला को एक लड़की ही थी, ये लड़का कौन है? शायद उस समय यह बच्चा उनके गर्भ में रहा होगा और इस बच्चे को कमला ने बाद में जन्म दिया होगा। शेखर कमला को लेकर बहुत ही चिंतित था। आखिर कमला को सब कुछ छुपाने की क्या ज़रूरत है? वह समझ नहीं पा रहा था। शेखर के मन में हलचल मची हुई थी। दूसरे दिन शेखर कॉलेज से छुट्टी ले लेता है और बच्चों के कॉलेज जाने के बाद वह कमला के घर पहुंच जाता है। शेखर कमला से कहता है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उम्मीद है कि आप ज़रूर ही सुनना चाहेंगी। कमला ना चाहते हुए भी अपनी स्वीकृति शेखर के सामने दे देती है। शेखर अपनी कहानी कहना शुरू करता है। कहता है, मेरी ससुराल में एक दंपति रहते थे। नाम था रघु और कमला। उनकी एक बेटी थी। रघु दकियानुसी विचार का व्यक्ति था और उसे एक बेटे की चाह थी। एक औरत ने उसकी कमजोरी पकड़कर कहा, मैं तुम्हें बेटा दूंगी, क्योंकि एक जोशी ने कहा है कि मेरे 2 पुत्र होंगे। और रघु को यही बात उसमें बहुत ही अच्छी लगी और अपनी पत्नी कमला को छोड़ उस पराई औरत के साथ फुर्र हो गया। इतना सुनते ही कमला का सब्र जवाब दे गया और उसने भी अपनी सारी आप बीती शेखर को कह सुनाई। शेखर ने कमला से एक वादा किया कि वह कमला का राज ही रहने देगा। शेखर कमला से मिलकर अब कुछ कुछ कमला का ही होता जा रहा था। कमला की सुंदरता का वह बहुत पुराना तलबगार था, पर अपनी मर्यादा का भी उसे ख्याल था। इसकी भनक उसने किसी को भी नहीं लगने दी थी। अब तो शेखर रोज नए बहाने बनाकर कमला से मिलने लगा था और कमला भी शेखर को चाहने लगी थी। पर समाज का डर बना हुआ था। एक दिन शेखर बाजार गया हुआ था। वहीं कमल का एक गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है और शेखर उस समय कमल को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर डॉक्टर कमल का उपचार करते हैं और कमल को खून की ज़रूरत पड़ती है। शेखर अपना खून कमल को देता है। कमला को जब एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो वह भी भागी भागी अस्पताल पहुँचती है। वहाँ पर डॉक्टर शेखर को कमल का पिता घोषित कर चुके होते हैं। शेखर आज बहुत ही प्रसन्न होता है और इसी खुशी में वह मिठाई बांट रहा होता है। कमला शेखर को कहती है कि यह क्या बात हुई कि आप मेरे बेटे के दुख पर मिठाई बांट रहे हैं? शेखर बोला, वह तुम्हारा बेटा नहीं कमला, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। कमला अब हर बात समझ चुकी थी। कुछ दिन बाद जब कमल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो शेखर फिर दुविधा में पड़ जाता है। अब क्या करें? क्या कमला के त्याग को भूल जाएं और अपने बेटे को लेकर चुपचाप निकल जाएं, या फिर अपने बेटे को निर्णय का अधिकार दें? शेखर ने अपनी हर बात कमल को बता दी और निर्णय लेने को कहा। कमल ने शेखर से कहा, पापा, मैं मम्मी के और आपके बिना किसी के बिना नहीं रह सकता। मैं आप लोगों को एक साथ देखना चाहता हूँ। शेखर ने अपने बेटे की बात मानी और कमला और शेखर का विवाह संपन्न होता है। कमला, शेखर, कमल, कणिका सभी एक साथ रहने लगते हैं।